नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट के सदुपयोग और राजस्व आमदनी बढ़ाने में स्वयं रुचि तो ले ही रहे हैं, विभागों को कर चोरी करने की हिदायत के साथ आय बढ़ाने का फार्मूला भी सुझा रहे हैं। राज्यकार और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों ने पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया। चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में इन विभागों का विश्वास ढोल रहा है। मुख्यमंत्री ने कर चोरी रोकने के प्रभावी उपाय सुझाते हुए न्यूनतम 1,000 करोड़ और अधिकतम 3,000 करोड़ की कर चोरी रोकने की जिम्मेदारी राज्य कर विभाग को सौंपी है। वहीं आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि मदिरा की दुकानों के संचालकों से लक्ष्य के अनुरूप धनराशि जमा कराई जाए, अन्यथा अगले वर्ष उन्हें दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं राजस्व आय बढ़ाने के मोर्चे पर नजर रख रहे हैं। परिणाम स्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में एसजीएसटी से 6200 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य से कहीं अधिक 7,341 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुए। वेट के रूप में नॉन जीएसटी के लक्ष्य 2204 करोड़ रुपए को पीछे छोड़कर राज्य कर विभाग ने 2555 करोड़ की राशि प्राप्त की है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी पूरे देश में बड़े आयोजन के रूप में प्रचारित और प्रसारित करने की कवायद में जुटी है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करती है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण का बीजेपी पूरा श्रेय खुद लेना चाहती है, जबकि राम मंदिर का निर्माण न्यायालय के निर्णय के बाद हुआ है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया था और उन्होंने ही वहां पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास भी किया था। मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि उस दौरान विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के लोग भी मौजूद थे। देखिए, ये तो मैंने कहा ना, ये तो इवेंट मैनेजर लोग हैं। ये तो हर बात में इवेंट मनाते हैं। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय की मेहरबानी से राम मंदिर बन रहा है, ये भाजपा का नहीं है। भाजपा तो अपना श्रेय लेना जा रही है, दूसरे की गाय में गोदान करना चाहती है, स्वयं उसका श्रेय लेना चाहती है। मंदिर का ताला स्वयं राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी राजीव जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया था, विश्व हिंदू परिषद भी उसमें सम्मिलित था। लेकिन अब भाजपा तो अपना श्रेय लेना चाहती है, क्योंकि ये तो धर्म के ठेकेदार लोग हैं। ये तो धर्म और राजनीति मिलाकर राजनीति करना चाहते हैं, धर्म को राजनीति से मिलाकर बात करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? देखिए, ये तो मैंने कहा ना, ये तो ये आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर अयोध्या सहित पूरे देश में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में भी लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या जाने की बात कही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके सपने में भगवान श्री राम आए थे। आते नहीं है तो पोस्ट उन पे एक माध्यम बनता है, और भगवान राम सपने में आए हैं तो ये तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर। और उनके सपने में आते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं भगवान की सभा में लोग आते। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालकुआ नगर में नमो दंगल समिति ने 2 दिवसीय विराट कुश्ती आयोजित की, जहां नेपाल के पहलवान लक्की थापा ने पहले दिन के महामुकाबले में धमाल मचाते हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश के पहलवानों को धूल चटाई। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलवानों ने भी अपनी छाप छोड़ी। दंगल का विधिवत शुभारंभ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने किया। आपको बता दें कि पहले दिन कुल 8 मुकाबले हुए, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए
पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद दर्शकों को संभालने में कोतवाली पुलिस के पसीने छूट गई। वहीं उत्साहित प्रशंसकों ने लक्की थापा के पक्ष में सर्वाधिक शोर शराबा किया। अच्छा है, कुश्ती देखने के लिए लोगों में कितना क्रेज है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, भाई और हमारे जवान तथा हमारे बच्चे और कुश्ती लड़ते समय उत्साहवर्धन करने में किस तरह से ताली पीट पीट के आप उत्साहवर्धन कर रहे थे। जानते नहीं हैं कौन है, क्या नाम है, बस वैसे ही देखकर, फुर्ती देखकर हमारे कुश्ती लड़ने वालों का हौसला अफजाई हमारे बच्चे भी कर रहे थे। बच्चों को इनसे सीखना चाहिए, युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। आज जगह जगह नशाखोरी हो रही है, नशे ने हमको खोखला कर दिया है। अच्छा है। हरिद्वार में भी आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो सकेगा। आपको बता दें कि यहां मौजूदा भल्ला स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर इसे इंटरनेशनल मानकों के तहत विकसित किया जा रहा है और इसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने कवायद भी शुरू कर दी है। योजना के पहले चरण में मैदान और पिच को तैयार किया जा रहा है और उसके बाद 40 से 50 हजार की ऑडियंस के बैठने के लिए स्थान बनाए जाएंगे। निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे HRDA के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया है कि हरिद्वार में भी खेल प्रतिभाओं को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का प्रशिक्षण मिल सके, इसके साथ ही बड़े मैच हो सके, इस उद्देश्य से स्टेडियम का विस्तार किया जा रहा है। और काफ़ी मतलब खेल प्रेमी भी हैं, काफ़ी क्लब्स भी यहाँ खेल रहे हैं, तो हम लोगों का और ये भी था आशा थी कि आगे जाके हम कुछ और अच्छे मैचेस करा पाएँ। इधर हम लोग लाइट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएंगे, जो फ्लड लाइट्स रहती हैं, जो रात के जो आपके मैचेस होते हैं वो भी हम यहाँ ऑर्गेनाइज़ करा पाएंगे। एम ये है कि एक ग्राउंड जो रहता है वो तो इंटरनेशनल लेवल का हम बनाएंगे ही, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हम देंगे जो एक इंटरनेशनल ग्राउंड में रहती है। जो फेज़ 1 रहेगा उसमें हमारा पहले है कि हम ग्राउंड को कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो एक सफिशेंट जो हमारे डायमेंशंस रहते हैं उसको क्वालिफाई करे। फेज़ 2 में वी विल कम अप विद द स्टैंड्स, जो बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे प्लेयर्स एरिया रहता है, आपका मीडिया बॉक्स रहता है, कमेंट्री बॉक्स रहता है, ऑडियंस हमारा स्टैंड रहता है, जो क्राउड आता है उसके बैठने के लिए जगह रहती है, वो सारी फैसिलिटीज़ हम लेकर आएंगे। तो इलेक्शन से पहले, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी, हम आशा करते हैं कि हमारा ये ग्राउंड रेडी हो जाएगा 15 मार्च तक फॉर प्लेयर्स टू प्ले द मैचेस। और इलेक्शन के बाद हम अपनी DPR रेडी करके हम लोग भारत सरकार को भेजेंगे इसमें फेज़ 2 में, जिसमें हम बड़े जो स्टैंड्स होते हैं जैसे आप देखते होंगे, जैसे हमारे देहरादून में भी है और काफ़ी मतलब। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में ठंड बढ़ने के साथ साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान में तेजी देखी जा रही है। इसी कड़ी में ARTO रश्मि पंत के नेतृत्व में नेशनल हाईवे बहादुराबाद मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस की डिजाइनदार आर्टिफिशियल नंबर प्लेट पर पैनी नजर थी। साथ ही बिना हेलमेट, लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के नहीं रहने पर जुर्माना काटे जाने से राहगीरों में हड़कंप मच रहा। आपको बता दें कि यातायात नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाने और परिवहन के दौरान सुरक्षा बरतने को लेकर आज यातायात पुलिस के द्वारा सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात ARTO रश्मि पंत ने बताया है कि विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में अब जागरूकता देखने को भी मिल रही है। ये हमारी रूटीन कार्रवाई है, जिस तरीके से हम लोग गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं। और आज का जो विशेष अभियान है वो कोहरे के दृष्टिगत जो वाहन चालकों को सावधानी रखनी चाहिए, रिफ्लेक्टर हैं, लाइट्स हैं, हॉर्न हैं, वाइपर हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं। ये हमारी रूटीन कार्रवाई है। उत्तराखंड में भाजपा लोकसभा चुनावों की तैयारियों को अब फाइनल रूप देने लगी है, जिसको लेकर अब प्रदेश भर में बड़ी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं देहरादून में भी भाजपा की संयुक्त मोर्चे की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में CM पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां बीजेपी के 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों से आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने सभी मोर्चे के आगामी कार्यक्रम दे दिए हैं, जो लोकसभा चुनावों से पहले प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। हर मोर्चे को मैदान में उतारने के लिए निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि इस बार पिछले चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ना है।
अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या की थीम पर होंगे। कार्यक्रम को लेकर संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दिन दीपोत्सव के साथ साथ इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रम करें और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लोगों से कलश यात्रा निकालने, राम कथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। सरकार के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी। स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीसीआर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आईजी और एसएसपी ने लोगों को 55 लाख रुपए की कीमत के 353 खोए हुए मोबाइल लौटाए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफर कर चुके लोगों के खोए हुए मोबाइलों को कड़ी मेहनत के दम पर भारत के विभिन्न कोनों से रिकवर किए गए हैं। खोए हुए मोबाइलों को रिकवर करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में हरिद्वार पुलिस अब तक करीब 1 करोड़ 61 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन ढूंढकर लोगों को वापस कर चुकी है। इसमें से कई मोबाइल फ़ोन विभिन्न राज्यों से आए तीर्थ यात्रियों के हैं, जबकि कुछ मोबाइल फ़ोन स्थानीय निवासियों के हैं। इस दौरान साइबर सेल टीम ने समस्त थानों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण के आधार पर मोबाइल फ़ोनों को बरामद करने के लिए सर्विलांस और अन्य माध्यमों की मदद की थी। प्राप्त हुई लोकेशन के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर गुमशुदा मोबाइलों को हरिद्वार मंगाया गया और लोगों को दिया गया। हमारे हरिद्वार पुलिस के द्वारा, साइबर टीम के द्वारा ये रिकवरी की गई है और साथ ही पुलिस थानों के द्वारा भी रिकवरी की गई है। इसमें आज टोटल 315 मोबाइल फ़ोन जो लगभग 55 लाख की कीमत का है वो अभी बंटवारा किया गया है। देख रहे हैं बहुत सबके चेहरे पर प्रसन्नता है और इस तरह से 1310 पूरे अभी तक में मोबाइल बरामद करके लोगों को बांटा जा चुका है, जो जिसकी कीमत टोटल जो 2 करोड़ के आसपास है। तो ये हरिद्वार पुलिस को मैं बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा काम किया और लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता, खुशी लाने का काम किया है। निसंदेह मोबाइल ऐसी चीज़ है, यदि खो जाती है तो बड़ा दुख होता है फिर उसके बाद। तो आज मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे में हंसी है, खुशी है, प्रसन्नता है। तो इसके लिए हमारे हरिद्वार पुलिस की टीम और साइबर टीम दोनों ही बधाई के पात्र है। इन सबको मैं अपनी ओर से पुरस्कार की घोषणा भी करता हूँ। आज में हमारे मसूरी देहरादून मार्ग पर कब्रिस्तान के पास एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों को देहरादून रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय पिकअप वाहन मसूरी से देहरादून की ओर जा रहा था, तभी कब्रिस्तान के पास मोड़ पर अचानक से जीप अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना घायलों के परिजनों को दे दी गई है और घटना की जांच की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी 6 जनवरी को बाबा रामदेव के निमंत्रण पर हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो हरिद्वार में पंतजलि गुरुकुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ के हरिद्वार दौरे के मद्देनजर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारी सहित बाबा रामदेव ने कार्यक्रम स्थल स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को
सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खटीमा क्षेत्र के यूपी बॉर्डर पर लगे पीलीभीत रोडमैन हाईवे से लगे हल्दीखेड़ा मझोला स्थित निजी फार्म में अवैध रूप से 80 सागौन के पेड़ काटने की खबर सामने आई है। सूचना पर उप जिलाधिकारी राजेश विभाग को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी सागौन के कटे हुए गिल्टों को जब्त करने के आदेश दिए। वहीं उप जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया है कि हल्दीखेड़ा में स्थित निजी फर्म के कैंपस में परमिशन की आड़ पर सागौन के 80 पेड़ों का ठेकेदार द्वारा कटान किया गया है, जबकि 30 पेड़ों के कटान की परमिशन बताई जा रही है। वहीं फार्म के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ सागवान के मतलब अधिक मात्रा में सागवान के पेड़ काट दिए गए हैं, जिनकी परमिशन कम है लेकिन काट ज़्यादा दिया उन्होंने जिस मात्रा में उनकी परमिशन थी। तो लिहाजा हम यहाँ पर तहसीलदार साहब और हमारे राजस्व विभाग के पटवारी लोग सभी आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जांच की है तो पाया गया कि जितनी इनके पास परमिशन थी वन विभाग से और जो हमारे द्वारा भी परमिशन दी गई थी उससे कहीं अधिक मात्रा में इनके द्वारा अवैध सागवान पेड़ का कटान किया। उनको हम जब्त कर रहे हैं और अभी हम तहसील में ले जाएंगे फिर उसको नीलामी की तक उसकी बिक्री की जाए। हटा गया कुछ उनके द्वारा वो हटा दिए गए उनके जड़ वगैरह, तो वो एकदम एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग 80 पेड़ काट दिए गए जबकि इनके पास परमिशन सिर्फ 30 की थी। तो सर किस व्यक्ति ये कोई ठेकेदार नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ के भू स्वामी हैं, जो यहाँ के स्वामी हैं जो इंडस्ट्रीज के, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। कुछ शिकायत खबर विकासनगर से है, जहां इस समय पूरे उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप अपने चरम पर है। वहीं पछवादून में भी सर्दी के प्रकोप को देखते हुए नगरपालिका हरबटपुर ने हरबटपुर चौक पर यात्रियों के लिए और असहाय लोगों के लिए 4 जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। आपको बताते चले कि नगरपालिका के ईओ के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा एक रैन बसेरे का भी व्यवस्था की गई है। नगरपालिका द्वारा जैसे पूर्व की भांति हर चौराहे पर अलाव जलाई जा रही है, चारों चौराहे पर हमारे अलाव जलाई जा रही है और साथ ही जहाँ पे ये विक्रम स्टैंड है आपका, वहाँ पे भी हमारी एक अलग से अलाव जलाई है। कुल मिला के बोलते 5 जगहों पे रोड के किनारे अलाव जलाए गए हैं और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे में हमारे 8 से 9 लोगों को रखने की पूरी व्यवस्था है। वहाँ बिस्तर की व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है, आपकी हीटर की व्यवस्था है, साफ़ सुथरे शौचालय की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। लगभग हमने कोई भी यदि राहगीर आता है और जो रात की ठंड से बचना चाहता है तो हमारे रैन बसेरों पर उसको आसरा दिया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।